So today we are going to do a part of economics called inflation. Okay, ये मनी और इन्फ्लेशन के चैप्टर में आप लोग के संग में होगा. ओके, मनी एंड इन्फ्लेशन के संग में आपका ये चैप्टर होगा इन्फ्लेशन. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ने जो पीडीएफ डाउनलोड किया था उसके फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग को क्या नाम है थोड़ा सा प्रिंट आया नहीं है और हम लोग का टाइम नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा बियर अप कीजिए. 188 से पूरा पेज आपको दिखेगा. 187 का जो नीचे वाला पेज है वो नहीं दिख रहा, तो मैं उसको रीड करूंगा. ठीक है, तो हम लोग को बेसिक कुछ करना नहीं है. इन्फ्लेशन में हम लोग को मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, फीचर ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन सब पढ़ना है. तो मैं तुम लोग को ये सब समझा दूंगा. ओके, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम में. इसी के लिए मैं ये चैप्टर आप लोग को करा रहा हूँ. आई एम वेरी सॉरी कि ये मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता मैं आपको, लेकिन मैं रीड करता हूँ और रीड करूंगा आस्ते आस्ते जिससे आप लोग इसको पढ़ सके. ठीक है, समझ सके. तो इन्फ्लेशन जो है, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर ले. इन्फ्लेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी अ सिचुएशन in which price of the goods and service persistently rise at a fast pace. जिसके पीछे प्रॉब्लम हो रहा है, हॉर्न वॉर्न बज रहा है, वो अपना ऑडियो ऑफ कर ले. ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करो. किसके यहाँ पे आवाज आ रही है ऑडियो की? और मेरे यहाँ से आवाज आ रही है एसी की, तो मैं एसी भी ऑफ कर लेता हूँ. ओके, तो इन्फ्लेशन जो है, अमोल जरा स्विच ऑफ योर ऑडियो फटाफट. हाँ, ओके. So inflation is commonly understood to be a situation in which a price of goods and services persistently rise at a fast pace. सुना आप लोग ने मैंने क्या कहा? तुमने सुना मैंने Yes. क्या कहा मैंने? Inflation is commonly understood. अमोल स्विच ऑन ऑफ द वीडियो ऑडियो ना. सब वो आंसर देने के लिए बोल रहा हूँ. अच्छा, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा. आज तुम कहाँ बैठे हो यार? रास्ते में बैठे हो क्या? सर ऐसा सर दूसरे कमरे में जाता हूँ सर. अभी बैठे हुए डिस्टर्ब मत करो, सुनते रहो. तो यहाँ फिर से एक डेफिनेशन में आ जाता है. इन्फ्लेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी अ सिचुएशन इन विच प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विस परसिस्टेंटली राइज एट अ फास्ट पेस. इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है एट अ फास्ट पेस. समझ में आ रहा बात को? Yes. धीमंत, यू ऑल्सो क्लोज योर ये क्या नाम है ऑडियो. ठीक है, सो शुड आई राइट इट? तुम लोग के लिए लिख दूं मैं यहाँ पर कि समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. आप लोग सब इसको मेरे संग जरा इसको देखो. इन्फ्लेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी अ सिचुएशन इन विच, वाह विच का स्पेलिंग तो कितना गड़बड़ है, टाइपिंग में हो जाता है. इन विच प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज persistently rise at a fast pace. क्या समझ में आ रहा तुम लोग को इससे, इस डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा तुम लोग को? Inflation is understood to a situation in which price of goods and services persistently rise at a fast pace. क्या मतलब हुआ इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यही इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूअसली persistently rise Goods at and service. a fast pace. क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब जो मतलब कि लगातार. प्राइस है, मतलब कि जो प्राइस होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो एक पीरियड के बाद मतलब कि काफी मतलब जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है. एक पीरियड के बाद नहीं, एक पीरियड के बाद नहीं, एक सिचुएशन है ये पीरियड नहीं है, हाँ. सिचुएशन है जहां पर प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, अनकंट्रोलेबल हो रहा है. माने ये पैनिक सिचुएशन भी है. जब चीजों का दाम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, इस बात को समझो. चीजों का दाम तो बढ़ेगा ही, एक तो नेचुरल फिनोमेना है ना. हर साल चीजें महंगी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें तो महंगी होंगी, हर साल ही होंगी. डिमांड एंड सप्लाई का खेला है. लेकिन अगर कोई चीज एक नॉर्मल, जिस प्रकार जैसे हम लोग का अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन 2-3% है ना साल का, इट्स नॉर्मल. हर साल चीजें 2-3% महंगी होती हैं. लेकिन अगर चीजें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है तब, और कंसिस्टेंटली हो रही है, माने हर महीना दाम बढ़ रहा है चीजों का,
समझ में आ गया? जनवरी में 3% बढ़ा, फिर फरवरी में 3%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 1%, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। जनरली जब हम लोग के कंट्री में क्राइसिस होता है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन में चीजों का दाम अभी अनकंट्रोलेबली बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको हम अभी यहां पर जो है इन्फ्लेशन होगा। धीमन, क्लोज योर माइक, शट योर माइक ऑफ। It is important to note here that inflation refers to a state of rising prices. हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली। हाँ द्वादश बोलो। सर जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है इंडियन करेंसी के मतलब अगेंस्ट, तो वो भी इन्फ्लेशन होगा? नहीं, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हो रहा है, लेकिन दैट इज वो ना, एक्चुअली ये फॉरेन रिजर्व का खेला है। यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होगा, अगर जैसे माने कोई जरूरी नहीं है कि रुपया परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर डॉलर का भी परफॉर्मेंस सपोज कर लो नहीं हो रहा है, या डॉलर परफॉर्म अच्छा कर रहा है, रुपया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब भी तो जैसे सपोज कर लो डॉलर का डिमांड अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो उसका प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा ना, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा, उसका डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रुपया कम काम कर रहा है, डॉलर अच्छा काम करेगा तब भी डॉलर आगे बढ़ेगा, ठीक है, तब भी हम लोग का डॉलर महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आपकी कंट्री का बात हो रहा है, आपकी कंट्री की जो चीजें हैं क्या वो जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, क्या उसका दाम जल्दी, उसका उसका सब कॉस्ट जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तब वो स्टेट ऑफ सिचुएशन जो है वो क्या नाम है, इन्फ्लेशन होगा। और तुमको पता है सरकारें जो होती है, गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को नहीं रोक पाती है तो सरकार गिर जाती है, तुमको पता है ये बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है इन्फ्लेशन को होने नहीं दे। समझ में आ रहा बात? को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार जो है इन्फ्लेशन को Yes. रोके, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है, हम यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, और ये सारे जो फ्रेजेस हैं आप एग्जाम में लिखेंगे। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइसेस का मतलब क्या हुआ धीमन? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, रुक नहीं रहा। Moreover, every type of rise in price level is not called inflation. लेकिन एक बात और है, हर तरह का राइजिंग प्राइस को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। A substantial rise in price or rise in price at fast rate is called inflation. Very important point. दाम तो चीजों के बढ़ेंगे ही, दाम चीजों के बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो सब्सटैंशियल राइज, सब्सटैंशियल मतलब जो आलू 20 रुपया का था वो अचानक 40 रुपया का हो गया, ठीक है, और अगले महीना फिर वो 60 रुपया का हो गया, और फिर वो 80 रुपया का हो गया। नाउ इट इज इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा बात को? 20, जैसे तुम देखिएगा कभी कभी, जैसे हम लोग का धनिया का संग होता है ना, कोरिएंडर लीव्स, है ना, धनिया, धनिया का संग क्या होता है, अभी देखो विंटर का सीजन है, लोग फ्री में दे देंगे, है ना। तुम जैसे जैसे विंटर हटेगा और ये कोरिएंडर का सप्लाई कम होगा, उसका दाम बढ़ेगा, पर दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, क्योंकि ये तो होता ही है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। लेकिन कोई चीज है जिसका दाम, जैसे फॉर एग्जांपल आलू का अगर हम बात करें, जनरली आलू का भी सीजन में उसका प्राइस का वेरिएशन होता है। जब सीजन में, जब नया सीजन होता है तो आलू सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है, चलता रहता है वेरिएशन, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आलू जो है वो हम लोग का जो जो नॉर्मल प्राइस 20 रुपीज था, अगर कंटिन्यूअसली अगला महीना 30 रुपीज में बिक रहा है, उसका अगला महीना 40 रुपीज में बिक रहा है, उसका अगला महीना 50 रुपीज में बिक रहा है, और सीजन वेरिएशन को नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम है और ये इन्फ्लेशन है। समझ में आ रहा बात को? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सो हाँ बोलो। सर जैसे प्याज का हुआ था सर, वो भी इन्फ्लेशन था क्या? देखो प्राइस, वेरी गुड क्वेश्चन। प्याज और जो आलू होते हैं ना, ये सीजनल वेरिएशन, ठीक है। ये इसका हाँ। दाम, अनियन इज नॉट एन इन्फ्लेशन बिकॉज वो हर साल ही होगा, जब भी उसका जब सीजन के बाहर जाएगा वो और डिमांड होगा तो उसका दाम बढ़ता है। जनरली गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, अगर तुम सपोज कर लो अनियन का प्राइस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट कर लेती है। जब वो बाहर से इंपोर्ट करती है तो कंट्री में जो अनियन का जो सप्लाई होता है वो बराबर हो जाता है, तो दाम फिर गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन नहीं है ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, दाम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, गिर नहीं रहा। सीजनल वेरिएशन में दाम तो होगा ही, बढ़ेगा ही, घटेगा ही, वो अलग कहानी होता है, वो इन्फ्लेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा बात को? और पेट्रोल इन्फ्लेशन होगा ना? पेट्रोल भी एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं है। अभी तुमको इन्फ्लेशन तो देखो, अगर तुम लास्ट ईयर से कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पर अगेन पेट्रोल का कहानी डिमांड एंड सप्लाई से है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कल को इंडिया में कोई कुआं निकल जाता है हम लोग का, ठीक है,
और वो उसका दाम गिर जाता है, तो वो भी अगेन पेट्रोल इज मोर और लेस, जो पेट्रोल है वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण दाम बढ़ता घटता रहता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है हर महीना, माने बात को समझेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, परसिस्टेंटली राइज एट अ फास्ट पेस, इसका मतलब क्या हो, पेट्रोल का दाम तो हर साल ही बढ़ेगा, दैट इज नॉर्मल। हर साल अगर पेट्रोल 10 रुपया बढ़ रहा है तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ये तो होगा ही ना। देखो सप्लाई तो कम होगा, नेचुरल प्रोडक्ट है वो, ठीक है। लेकिन अगर एक महीना 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 15 दिन में दाम बढ़ रहा है, फिर 20 दिन में दाम बढ़ रहा है, फिर 15 दिन में दाम बढ़ रहा है, और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है एक तो, देन इट इज इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा बात को? यस तो कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके अंदर। महंगाई का मतलब हर वक्त इन्फ्लेशन नहीं होता, महंगाई तो होती है, ठीक है, पर अगर महंगाई जल्दी जल्दी बढ़ रही है और परसिस्टेंटली बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन है। बहुत सारे बच्चे, मैं इसके ऊपर बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है इन्फ्लेशन का मतलब दाम बढ़ना। हर वक्त दाम बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है, ठीक है। इसी के लिए आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि परसिस्टेंटली राइज हो रहा है और फास्ट पेस पे राइज हो रहा है। परसिस्टेंटली का मतलब यस सर हर 15-20 दिन में बढ़ रहा है, हर महीना में बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तब वो इन्फ्लेशन है। समझ में आ रही है बात को? यस सर ओके। Another noteworthy point in this regard is that one-time rise in price level does not mean inflation. बोल रहा है एक बार किसी में दाम बढ़ गया है उसको भी हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल का दाम अभी एक संग बढ़ गया है, इसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोले, कल पेट्रोल का दाम गिर भी सकता है ना। अगर इंडिया पेट्रोल, तो वैसे भी तुमको पता है रशिया से हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोक्योर करके रखा हुआ, हमारे पास यूरो सप्लाई है ना। अगर इसका दाम गिरा देंगे हम तो फिर इन्फ्लेशन कैसे होगा, वो तो गिर भी रहा है कि नहीं। इट इज परसिस्टेंट, बार बार देखना, मैं बोर्ड के ऊपर बोल रहा हूं, इट इज परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल व्हिच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट राइज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आप लोग ये लाइन यूज करेंगे, क्या, परसिस्टेंट राइज एट अ फास्ट पेस। धीमान अपना, जब मैं बोलता हूँ ऑडियो ऑन करो तो तुमको सुनाई नहीं देता, आज मैं बोल रहा हूँ बंद करो तो तुम ऑन करके रखा। माने तुम लोग सब डोंकी कैरेक्टर है, पता है, बच्चा लोग का कैरेक्टर भी डोंकी होता है। मम्मी बोलेगी बेटा आज पढ़ाई मत करो, आज आज त्योहार है तो उस दिन पढ़ना जरूरी है, नहीं नहीं आज तो पढ़ना मम्मा, कल, अरे मम्मी पढ़े या नहीं कैसे। और जिस दिन मम्मी बोलेगी पढ़ लो, उस दिन नहीं पढ़ना तुम लोग को ना। तो ऐसे में डेली चिल्लाता रहता हूँ अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, तो सब सोते रहते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ बंद करो तो सब खोल के बैठ गए, वाह। चलो नेक्स्ट, फर्दर, a rise in the price level for a short period of time of say 6 months or a year is not regarded inflation. क्लियर कर लो अपना दिमाग। अगर कोई थोड़े टाइम के लिए प्राइस बढ़ा है उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। पेट्रोल के संग ऐसा काफी होता है ना। अभी पेट्रोल 110 पे चल रहा है, तुम कह लो पेट्रोल 120 भी हो गया था, फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दी तो ये 106 पर आ गया पेट्रोल, सही ना, 116 हो गया था, 106 पर आ गया। अगर गवर्नमेंट के पास पेट्रोल का और क्राइसिस कम होगा, जैसे तुमको पता ही है आने वाले टाइम पे इंडिया में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहा है, तो हमारे यहाँ डिमांड कम होगा तो प्राइस गिरेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस गिरेगा। सो इट इज नॉट इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है? It is only when price increases continuously over a long period of time that is treated as inflation. Clear हो गया सबको? अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? फिर से मैं तुम लोग बोल रहा हूं, it is only when price increases continuously over a long period that is treated as inflation. आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ। चलो, क्या फीचर क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, क्या क्या फीचर होते हैं? मेन फीचर, प्राइस राइज इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहला फीचर क्या है इन्फ्लेशन का? दाम बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा। सेकंड फीचर कोई बता सकता है? सेकंड फीचर क्या होगा? इतना समझाया मैंने तुम लोग को, सेकंड फीचर क्या होता है इन्फ्लेशन का? फास्ट रेट पे सो बढ़ेगा। परसिस्टेंट परसिस्टेंट, वेरी गुड, परसिस्टेंट है। और क्या बोल रहा है अमोल ने भी एक को बोला? फास्ट 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 रेट रेट में, पे बढ़ेगा। हाँ फास्ट रेट में बढ़ेगा, ठीक है। एक और इसका फीचर क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारी गुड्स एंड सर्विस का एक ही परसेंटेज पे इंक्रीज होगा। हो सकता है जो पेट्रोल है वो 10% से इंक्रीज चल रहा है, आलू हो सकता है 15% है, प्याज हो सकता है 20% है, तो सब अलग अलग परसेंटेज से चेंज हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर आएगा, एवरेज का जो पिक्चर आएगा, देयर इज कंटिन्यूसली राइज इन द इकोनॉमी, प्राइस राइज ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी। यस मिस्टर एन के बोलिए। सर सो इन्फ्लेशन कब ऑकर करता है? वेरी गुड, इन्फ्लेशन कब ऑकर करता है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है जब हमारी इकोनॉमी फॉल्टर करने लगती है, ठीक है। इसी के लिए मैंने तुमको बोला कि इन्फ्लेशन सरकार के लिए एक बहुत माथा दर्द वाला कहानी है। जो सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाती वो सरकार को सरकार से निकाल दिया जाता है, सो गवर्नमेंट फॉल हो जाती है उनका। ये कब होता है? जब हम लोग का इकोनॉमिक फेलियर होता है। तुम खुद ही सोचो कि किसी इकोनॉमी में कोई इकोनॉमी क्यों, जैसे अगर क्लासिक केस ऑफ पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों फेल हो रही है? सोचने वाली बात है। उनके यहाँ चीजें महंगी क्यों हो रही है?
क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है ना। सबसे बड़ी आपका या आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है पर प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। आपके पास इंसान है पर आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हो, आप अपना नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीजों का किसका क्रेडिट होता है ना, गवर्नमेंट का तो क्रेडिट होता है। देखो आज इंडिया में क्या हो रहा है, आज इंडिया में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप बच्चे पढ़ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारा वर्क फोर्स बहुत स्ट्रांग हो रहा है, एजुकेटेड वर्क फोर्स आ रहा है। अब ये वर्क फोर्स हमारे लिए क्या करेगा, ये वर्क फोर्स हमारे लिए हमारा नेचुरल रिसोर्स को टैप करेगा, है ना। हम लोग को नए नए आविष्कार करके देगा, इनोवेशन करके देगा, इन्वेंशन करके देगा। हम लोग वो चीज बनाएंगे जो दुनिया आज तक नहीं बना रही, तो उसका डिमांड होगा मार्केट, ठीक है। वो डिमांड जब होगा मार्केट से, उससे तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा ना। हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बेच पाएंगे तभी तो देश में तरक्की होगी। उससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से क्या होगा, हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा, पूरी दुनिया हमारे पास आएगी, पूरी दुनिया हमारे यहाँ पैसे लगाएंगे, डेवलपमेंट करेगी। तो अगर हम ये सब चीज नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा, है ना। अपने अपने देश में हो कि अगर हमको बाहर से सामान मंगाना पड़ रहा है तो देश में तो इन्फ्लेशन होगा ही, बाहर वाला हमको फ्री में थोड़ा देगा। तो ये फेलियर किसका है, इंसान का, माने किसका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। वाई, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ना ये सारा, तो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोगों को ठीक करना, सब कुछ करना तो गवर्नमेंट का काम है। तो अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है तो इट्स अ मेजर गवर्नमेंट फेलियर, इजंट इट। समझ में आ रहा बात को। या फिर सेकंड केस में क्या होता यस है, सर। जैसे वॉर लग गया, अभी यूक्रेन में वॉर हो गया। अब वो जो वॉर है वो भी एक्चुअली गवर्नमेंट फेलियर ही ना एक तरह से। गवर्नमेंट शुड बी स्मार्ट ना, उनको बचाना चाहिए था ना अपनी इकोनॉमी को वॉर में। इतना कोई डेस्परेट सिचुएशन तो नहीं था कि उनको वॉर पे जाना पड़े, है ना। डेस्परेट सिचुएशन पे अगर आप वॉर जा रहे हैं, माने कोई आपके अंदर घुसी के भी बैठ गया है और तब अगर आप वॉर में जा रहे हैं तो समझ में आता है कि यू हैड नो अदर चॉइसेस। लेकिन अगर आपके संग ऐसा कोई ड्रामेटिक सिचुएशन नहीं था, डेस्परेट सिचुएशन नहीं था, और आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, स्टिल यू आर गोइंग फॉर अ वॉर, तो ये आपकी स्टुपिडिटी दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता, भले ही आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, है कि नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं बात। यस सर। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर होता है, समझ में आ रहा है। तब इन्फ्लेशन देश में ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर हो गई। तो इन्फ्लेशन ना इज वन ऑफ द मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कैन वी से दैट। यस सर। तुम देखोगे कभी कभी पार्लियामेंट में झगड़ा होता है, ठीक है, और पार्लियामेंट में झगड़ा होता है ना, सबसे पहला बात बात वो लोग क्या बोलता है मालूम है, हमारे जमाने में तो 4% इन्फ्लेशन था, अभी देखिए मोदी जी के जमाने में 8% इन्फ्लेशन, या जो भी सरकार है उनके टाइम पे 9% है। तो अगर आपका इन्फ्लेशन 8% या 9% के आसपास है ना, देश में महंगाई 8% 9% महंगाई है, तो गवर्नमेंट फेलियर है। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसको रोकने का। कभी कभी सरकार संभाल ही नहीं पाती, माने सिचुएशन ऐसा है जैसे पाकिस्तान वालों के पास पैसा ही नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, उनके पास पैसे ही नहीं है इकोनॉमिक अपने लोगों को रिसोर्स देने का, एजुकेशन देने का, तो फिर इन्फ्लेशन तो होना ही है। और ये उनकी ही गलती है, क्योंकि 70 साल तो इंडिया को भी मिला, 70 साल उनको मिला, उन्होंने कुछ बिल्टअप ही नहीं किया, उन्होंने दूर की सोची ही नहीं, ठीक है। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट को दूर की सोचनी चाहिए, तभी तो इकोनॉमिक्स होता है, इसीलिए तो मैं तुम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा मतलब नाउ चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। बाय द टर्म वैल्यू ऑफ मनी वी मीन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। ये आप लोग अच्छे, वेरी सैड कि ये दिख नहीं रहा है, वरना मैं तुम लोग को दिखा देता, इसका नेक्स्ट पेज से हम लोग दिखा दूंगा मैं तुम लोग को। तो वैल्यू ऑफ द मनी का मतलब जानते हो क्या होता है, बेसिकली वैल्यू ऑफ द मनी माने परचेसिंग पावर ऑफ मनी। समझ में आ रहा बात को क्या। मेरे मेरे दादाजी बोलते थे कि हम लोग ना 1 रुपया के अंदर में इतनी सारी सब्जी खरीद लेते थे, माने पूरा, माने हम लोग 1 रुपया में अपने पूरे घर की सब्जी खरीद लेते थे। 1 रुपया के अंदर माने पूरा एक बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स हम लेकर आते थे 1 रुपया में भर के, ये दादाजी बोलते थे, ठीक है। अब आज के डेट पे अगर तुम 100 रुपया लेकर जाएगा ना मार्केट में, तो एक प्लास्टिक का पैकेट जो कि बैन है उसके बाद भी तुमको मिल जाएगा, उसके ऊपर तुमको इतना सा सब्जी मिलेगा और 100 रुपया खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब तुम एक बात देखो, वैसे देखा जाए तो ये 1 रुपया है, ये 100 रुपया है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी किसमें ज्यादा है, 1 रुपया का वैल्यू ज्यादा है कि 100 रुपया का ज्यादा है। सो उस टाइम पे 1 रुपए 1 रुपए का। का वैल्यू ज्यादा था। नहीं, मतलब क्या है, परचेसिंग पावर यहाँ पर किसका ज्यादा है, वैल्यू ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है, एक परचेसिंग रुपए पावर का। ऑफ द मनी। तो इसका परचेसिंग पावर ज्यादा है, समझ में आ रहा बात को। हमारा यस। मनी का भी परचेसिंग पावर घट गया है। जितना सामान हमारे दादाजी 1 रुपए में लाते थे,
उतना सामान अभी हम 1000 रुपया में लेके आते हैं। इसका मतलब हमारा मनी का जो परचेजिंग पावर है वो गिर गया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द मनी का बेसिकली मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो हमारी ये बात एकदम क्लियर। तो इसका मतलब अगर हम बोले Yes, sir. मेरे दादाजी की सैलरी 1 रुपया थी और मेरी सैलरी 500 रुपया है, तो ज्यादा अमीर कौन है, दादाजी की हम? दादाजी. दादाजी दादाजी। है ना। देखने में लगता है 500 रुपया, लेकिन वैल्यू उनकी ज्यादा थी, परचेजिंग पावर उनके 1 रुपया में, हमारे 500 रुपये से ज्यादा। माने अगर एक वन वन इज इक्वल टू 1000 ऑफ दिस टाइम, और हमारी अगर इनकम 500 रुपया है, तो हमारा इनकम कम है, दादाजी का इनकम ज्यादा था। समझ में आ गया बात को? ठीक है। द लार्जर ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मनी कैन परचेज, द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आ गया? 1 रुपया में अगर हम हम कितना रुपया में कितना सामान खरीद सकते हैं, वो उसका वैल्यू होता है। Since money itself is used as a unit of account and as a measure of value of all other things, the own value can be seen only through the price of other things. The value of money thus depends upon the price of goods and service to be purchased by with money. The higher the price level, smaller will be the purchasing power of money. अब यहां पर एक तो नया चीज बता रहा है क्या, कि चीजों का दाम, ठीक है, और पैसे की वैल्यू को हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये मेरे कॉमोडिटी है सी, ये मेरी मनी है प्राइस। ठीक है, मैं इसको यहाँ प्राइस ले, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, जितना महंगा मेरा कॉमोडिटी होगा उतना ही मेरा परचेजिंग पावर कम होगा, है कि नहीं? जैसे मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 100 रुपया था, ठीक है, और मान लो बाजार में अनियन 100 रुपया केजी है, 100 रुपीज केजी अनियन है। ठीक है, तो 100 रुपीज में मैं कितना केजी अनियन खरीद सकता हूँ? 1 केजी खरीद सकता हूँ। तो मेरा परचेजिंग पावर क्या, 1 केजी है। अगर ये अनियन 200 रुपीज हो जाएगा तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, हाफ केजी। तो इसका मतलब मेरा हाफ परचेजिंग पावर गिर गया। ठीक है, अगर इसका पैसा 50 रुपया हो गया तो मेरा परचेजिंग कितना हो जाएगा, 2 केजी, है ना। तो इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी, है ना। जितना कॉमोडिटी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना मेरा परचेजिंग पावर कम होगा, और जितना कॉमोडिटी का वैल्यू कम होगा उतना मेरा परचेजिंग पावर ज्यादा होगा। समझ में आ गया बात को? क्लियर Yes, sir. एवरीबॉडी? चलो अब हम लोग यहाँ पे आ जाए, यही यहाँ पर समझा रहा है, लोअर द प्राइस लेवल ग्रेटर विल बी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सही बात है ना। लोअर द प्राइस लेवल, जितना देश में महंगाई कम होगा, प्राइस कम होगा, उतना ही परचेजिंग पावर हमारा ज्यादा होगा। तो हम एक तो रिलेशन बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल। हो सकते हैं हम, माने ये सब फालतू का ये लोग मैथ Yes, कर sir. देता है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस ज्यादा तो वैल्यू कम, प्राइस कम तो वैल्यू ज्यादा। तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, है ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना वैल्यू गिरेगा, है कि नहीं? Yes, sir. जो मैंने एग्जांपल दिया था, अब ये लोग शायद यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल देंगे। वी कैन इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू मनी प्राइस विद अ हैग्स ऑफ एग्जांपल। Suppose wheat is selling at a price of 10 per kg. Here a unit of money that is 1 rupee can buy 100 grams of wheat. सही बात है। So value of money here is 100 grams. If the price falls to 8, the value of money will increase to 125 grams. ये बोली वाला मेरा प्याज वाला एग्जांपल बेटर था ना, अनियन वाला। ओ धीमंत कुमार, चश्मा वस्मा कहेले उतार के बैठ गया है भाई वाह। पैसा का नाम पूछ सुनते, लेते हैं। पैसा का नाम सुनते आंख वाँख साफ कर लेता है, ठीक से देखिएगा पैसा। है कि नहीं? चलो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये आप लोग को करना पड़ेगा, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। अगर आप खाली इसका नाम ही ठीक से समझ लेंगे, नाम का मतलब समझ जाएंगे तो इन्फ्लेशन समझ जाएंगे। क्रीपिंग, हम लोग जानते हैं क्रीपिंग क्रॉलीज किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना क्रीपिंग इंसेक्ट्स बोलते हैं ना, क्रीपिंग क्रॉलीज। Creepers. क्रीपर्स होते हैं ना, जैसे छोटा क्रीपर्स क्या होता है, मनी प्लांट इज अ क्रीपर। वो क्या करता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है, आस्ते आस्ते क्रीपिंग ना। अर्थ वॉर्म क्रीप करता है ना, कॉकरोचेस क्रीप करते हैं तो आस्ते आस्ते चलते हैं, कीड़े मकोड़े माने स्लो। ठीक है, तो क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द प्राइस राइज इज वेरी स्लो। अगर बहुत हल्का हल्का दाम बढ़ रहा है
लाइक दैट ऑफ अ स्नेल और अ क्रीपर, इट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखो नाम से इन्होंने नाम रख दिया ना। तो इन टर्म्स ऑफ स्पीड प्राइस राइज अबाउट 2% एनुअली, माने हर साल 2% का महंगाई हो रहा है। ये ठीक है यार, इतना तो होना भी चाहिए, थोड़ा तो महंगा होगा ही ना। अगर आपका इकोनॉमी नहीं, महंगाई नहीं है मतलब आपका डेड इकोनॉमी है ना, तो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हम लोग का इंडिया का नॉर्मल तुम देखेगा 2 से 3% हर साल का इन्फ्लेशन होता है, विच इज एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है जब ये 4% को क्रॉस कर जाता है। 4% से ऊपर इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। तो जितनी भी गवर्नमेंट है ना, वो लोग एकदम टेंशन में आ जाता है कि यार ये कैसे हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, और आप लोग को ये 2% जो राइज है ना, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। द प्राइस राइज अबाउट 2% एनुअली। समझ में आ रहा है बात? फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वॉकिंग। अब क्रीपिंग के बाद आके वॉकिंग ना। तो वॉक ऑब्वियसली आप क्रीपिंग से ज्यादा तेज करोगे ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस राइज मॉडरेटली, थोड़ा सा तेज हो रहा है प्राइस राइज, एंड एनुअल इन्फ्लेशन इज इन द सिंगल डिजिट, अभी भी सिंगल डिजिट में ही है। ठीक है, इट इज कॉल्ड वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। इन अदर वर्ड, द रेट ऑफ राइज ऑफ प्राइस इज 3 to 6% पर एनम और लेस देन 10%। समझ में आ रहा बात को? Walking inflation is a warning sign for the government to control it before it turns into a running inflation। माने अगर 4% से ऊपर आपका इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो गया, तो 4 से लेकर 9% तक आपका डेंजर साइन है। आप यहां पर रोक लीजिए इसको। अगर आप इसको यहां नहीं रोकोगे तो ओवरऑल इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे। ठीक है, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो डेंजर साइन है, वो रेड बत्ती बीप करता है, बीप पिप 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 पिप। और जो ऑपोजिशन है ना, वो पार्लियामेंट में शुरू हो जाएगा, क्या कर रहे हैं सर, इतना महंगाई, इतना महंगाई, लोग मर रहे हैं महंगाई से, ओहो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है ना। ऑपोजिशन को मिल जाता है चांस आपको क्रिटिसाइज करने का, और पूरा हल्ला चालू हो जाता है, बंद करो हल्ला, ये वो, और चालू हो जाता है। तो सरकार का एकदम बत्ती खुल जाता है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो डेंजरस है। फिर आ गया रनिंग। ऑब्वियसली रनिंग में आप तेज भागते हो, तो जब इन्फ्लेशन 10% to 20% साल का बढ़ रहा है, it is called running inflation. Such an inflation affects the poor and middle class poor adversely. Obviously, their economic position becomes worse during the period of inflation. Government should take necessary steps to control it, otherwise it will be converted into hyperinflation। माने अगर 10 से 20% है, तो मतलब आपका डिजीज में आ गए हो, आप डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ गया है, हॉस्पिटलाइज होने का टाइम आ गया है, ये डेंजर सिचुएशन है। ठीक है, और रनिंग इन्फ्लेशन से और आगे निकल गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है भाई साहब। व्हेन द प्राइस राइज वेरी सर वो फास्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा। एग्जैक्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ ही जा रहा है ये सब। ठीक है, तो माने इस टाइम पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, लोग मार काट, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी सब शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना महंगाई हो गया। ठीक है, such a situation brings total collapse of the monetary system। तो obviously financial emergency लगेगा ही, because of the continuous fall in the purchasing power of money। Under hyperinflation, the price rise every moment। This kind of inflation took place in Germany after the first world war। मैं तुमको बोला था वॉर में होता है ये, यूक्रेन का वॉर का एग्जांपल दे रहा था। चाइना में हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यूक्रेन में हो रहा है अभी 2022 21 22 में हो रहा है। और वहां पर भी अभी हाइपर इन्फ्लेशन, वहां पर तुम जाओगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, है ना। तो अभी तो यूक्रेन का प्रॉब्लम चालू हुआ है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। पहले तो वॉर खत्म होने दो, जब वॉर खत्म होगा उसके बाद जब वो लोग स्टॉक लेगा तब मालूम पड़ेगा वो लोग कहाँ है। समझ में आ रहा है? अभी तो खाली वॉर वॉर चल रहा है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। जब बाद में करेंगे तब वॉर के बारे में पता चलेगा। समझ में आ गया? सो देयर आर 4 काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। कौन कौन से है? क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर। और हाइपर। समझ में आ गया बात को? हाइपर। है ना। जैसे आप जिम जाते हैं तो आपको पहले स्लीप करना पड़ता है, फिर आप थोड़ा वॉक करते हो, फिर आपको रनिंग करना चाहिए, और तुम अगर 6 महीना तक चले जाओगे तो तुम ब्रूसली बन जाओगे, एकदम हाइपर हो जाओगे। ठीक है, तो 4 तरह का है। ठीक है, इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन नॉर्मल है, हर हर इकोनॉमी में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन ओके। ठीक है, उसके बाद जो वॉकिंग इन्फ्लेमेशन है वो सिग्नल है, रेड सिग्नल है। ठीक है, अगर रनिंग में पहुंच गया तो बहुत खराब बात है, आप हॉस्पिटलाइज्ड है। और अगर हाइपर पे चला गया तो भगवान भरोसे, कहानी खत्म ही है आपका। ठीक है, अब 2 तरह के इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। इसको हम लोग समझेंगे, बहुत जरूरी है। 2 तरह का इन्फ्लेशन है, एक तो और भी होता है, तीसरा तरह का भी होता है, वो आप लोग लेवल में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम लोग का है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। ठीक है,
So broadly speaking, there are two main types of inflation. First, increase in the aggregate demand for goods and service, and the second, increase in the cost of production. दो तरह से होता है. एक तो क्या है, डिमांड अगर बढ़ गया, डिमांड पुल में क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन refers to a situation in which the price rise because the demand for goods and services exceeds the total supply available at current prices. माने अगर हमारे को जो चीज चाहिए, जैसे हम लोग का अनियन में जनरली होता है ना, अनियंस में हम लोग का क्या होता है अचानक, क्योंकि वहां पर हमको अनियन तो चाहिए, इंडिया में हर लोग अनियन खाते हैं, अनियन बहुत हम लोग का इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है अनियन, ठीक है. लेकिन अनियन अगर मार्केट में नहीं है, ठीक है, अगर हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर फेल हो गया, हम लोग का अनियन नहीं है, तो क्या उसका दाम बढ़ेगा? हाँ, बोलता है नहीं, कीमत मार खाएगा क्या? तो क्या पता है? हाँ सर, डिमांड बोले बहुत बढ़ हाँ जाएगा। सर। हाँ, तो सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए अनियन खाना बंद कर दो. नहीं। तो पाकिस्तान की सरकार ने तो यही किया, उन लोग का चाय का दाम बहुत बढ़ गया था, इंपोर्ट बिल, तो बोला चाय पीना बंद कर दो. कल बोले का खाना खाना बंद कर दो. नहीं, तो सरकार क्या करती है, अनियन इंपोर्ट कराती है ना, अनियन को बाहर से इंपोर्ट कराते हैं. वैसे एक बात सोचो, एग्रीकल्चरल कंट्री है हम लोग, और अगर हमको अनियन इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो कितनी शर्म की बात है. खैर एनीवेज, कभी कभी जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम लोग को इमरजेंसी में स्टेप्स उठाने पड़ते हैं. सरकार क्या करती है, अनियन को बाहर से इंपोर्ट करती है, और अनियन जब मार्केट में आ जाता है तो उसका सप्लाई जो होता है वो बराबर हो जाता है, और दाम जो है वो गिर जाता है, और इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है. अंडरस्टूड? सो जब कभी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो जो दाम बढ़ता है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, समझ में आ रहा? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन. Excess demand means aggregate real demand for output in excess of maximum possible output और full employment output at a current price level. इसका मतलब यहाँ पे देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बता रहा है कि हमने अपना सारा ताकत लगा दिया, माने हमने पूरा 100% अपना, हमारी जो कैपेसिटी है, माने प्रेजेंट कैपेसिटी, ठीक है, फ्यूचर कैपेसिटी नहीं, आज हमारे पास जितनी क्षमता है हमने सारी क्षमता लगा दी, उसके बाद भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो सप्लाई को मीट नहीं कर पा रहा, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही. तो सरकार को इन द शॉर्ट रन क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराइए. इन द लॉन्ग रन क्या करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कीजिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए. अगर आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगा. तुम देखो इंडिया की अपन बात कर ले, हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं? तो उन्होंने सोचा कभी, अभी हम लोग 130 थे, अब हम करीब करीब 140 करोड़ कितना होने वाले ना, 140 करोड़ को हम टच करने वाले हैं. तो क्या लोगों को खाना नहीं चाहिए? लोगों को खाना चाहिए. तो हमारी सरकार क्या कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है फूड का ना, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पे लाके कर रहे हैं. अगर हम लोग अपना सरकार, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और हमारा खाना अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन हो जाएगा. तो अगर बाई चांस कभी मानसून फेल होता है या सरकार अगर फेल होती है फूड प्रोवाइड करने के लिए, तो इंडिया में प्रॉब्लम हो सकता है. तो जो भी नॉलेजेबल सरकारें हैं वो इसका प्रोविजन करके चलेंगी. समझ में आया? जैसे अभी हम लोग को पता है पेट्रोल हम लोग को चाहिए, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो इन्फ्लेशन होगा, तो सरकार पेट्रोल के लिए रास्ता बना रही है, करनी भी चाहिए. सरकार बनाए किसके लिए ना, इसी सब चीज के लिए तो बनाया हुआ है, ठीक है. Thus, demand pull inflation may be defined as a situation where the aggregate demand exceeds the economy's ability to supply the goods and service at the current price, so that the price are pulled by the excess demand. That is why it is called demand pull inflation. समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? यस सर. यस। ओके. अब हम लोग थोड़ा डिटेल में, थोड़ा आईसीयू में जाएंगे और हम लोग पता करेंगे कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सबसे ज्यादा डिमांड पुल का इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई. ये एक तो बहुत बड़ी बात है ना. जब हर आदमी के पास पैसा होगा तो हर आदमी डिमांड करेगा, है ना. जब हर आदमी डिमांड करेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, है ना. तो तुम देखो अभी इंडिया में क्या हो रहा है ना, महंगाई. जैसे हम तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं ना. कोई तुम देखिए ना, जैसे तुम देखिएगा, जैसे तुम लोग के एरिया में ना मेड जो है, मेड जो काम करने आते हैं ना, घर की जो लोग जो काम करने आते हैं, उनका आजकल बहुत पैसा हो गया है ना. माने उनका 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 जो वेजेस है या सैलरी है बहुत ज्यादा हो गया. क्यों? क्योंकि हर आदमी उनको पैसा देने के लिए रेडी है. कोई बोल रहा है हम तुमको 800 रुपए दे देंगे, तो बगल वाली बोल रही है 1000 दे देंगे, उसके बगल वाली बोल रही है 1200 दे देंगे. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मेड महंगी हो रही है. क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है उनको एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है. तो इसी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है ना. जहां जिसमें अगर सपोज पैसे नहीं होते यहाँ पर, सपोज कर लो ये दोनों गरीब होते, इनके पास खाली 800 रुपया होता, तो मेड को 800 ही मिलता, तो दाम नहीं बढ़ता, है ना. तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम लोग पैसे वाले हो रहे हैं, इंडिया में हर लोगों के पास पैसा है, अभी लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया है इंडिया में, तो हम लोग इन्फ्लेशन होगा यहाँ पर. ये इकोनॉमिक्स है.
क्यों? क्योंकि लोग पैसा ज्यादा स्पेंड कर सकेंगे। समझ में आ गया? फिर यहाँ पर देखो एक उसी का हिस्सा इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब सारे खर्चे करने के बाद अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम खर्चा करेंगे, तो हमारा क्या नाम है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से चालू करेंगे, आप लोग जरूर देखना वो वीडियो, उसमें हम लोग करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हम लोग को नेक्स्ट क्लास में करना होगा। समझ में आ गया बात को? और इंटरेस्टिंग क्या है, इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ये पूरा वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये एक अच्छा चैप्टर है जो हम लोग को छोड़ के